हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर चैप्टर के बाद हम लोग पीवाईक्यूज देखेंगे, और ना केवल यूपीएससी के बल्कि यूपी पीसीएस, बीपीएससी और भी अन्य आयोगों के जो भी सवाल हैं प्रारंभिक परीक्षा के और मुख्य परीक्षा के, दोनों ही सवाल हमको देखने हैं। तो मुख्य परीक्षा के सवाल तो काफ़ी हद तक अपन लोगों ने लेक्चर में कवर कर लिए थे, लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा के सवाल थे जो आयोग ने, एक तो संघ लोक सेवा आयोग ने, इसके अलावा यूपी पीसीएस, बीपीएससी और आरपीएससी ने मेनली उन पे हमने ध्यान दिया है। और इस तरीके से हमने सवाल निकालने, टोटल 15 सवाल। और वो पूरे 15 सवाल क्या करेंगे, हमारे जो भी अभी तक लेक्चर हुए हैं उन सबको सम अप कर लेंगे, उन सबको कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है उद्देश्य का प्रियम्बल प्रस्तावना, जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और जिस पर मैंने आपको दावा भी किया था कि 80 से 85% सवाल अब आप इस टॉपिक के, चाहे प्रारंभिक परीक्षा के और मुख्य परीक्षा के, दोनों ही आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो शुरू करते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस हमारा। और पहला प्रश्न आपके सामने है ये यूपीएससी का सवाल है ना। संघ लोक सेवा आयोग ने ये सवाल पूछा। अब देखो किस किस तरीके से आयोग आपसे सवाल पूछ सकता है। तो क्या सवाल है, पढ़िए। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधान सभा में आज, और इस आज के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, मतलब ये खाली जगह है यहाँ पे, आज एक्स को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आपसे पूछा गया कि भाई ये जो खाली जगह है आज के बाद यहाँ कौन सी तारीख आएगी। मैंने आपको जब प्रस्तावना पढ़ाई थी तब भी मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो टेक्स्ट है प्रस्तावना का, प्रियम्बल का जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये हालांकि सवाल काफी पुराना है, करीब आई थिंक 1997 का ये क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में पूछा था। पर स्टेट पीसीएस बहुत बार क्या करती है, डायरेक्टली यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहां से पूछ लेती है। और मैं आगे आपको बताऊंगा अभी कि यूपी पीसीएस ने और बीपीएससी ने बहुत बार बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए हैं जो यूपीएससी ने पहले कभी पूछे थे। तो ये सवाल वैसे तो बहुत सीधा सा है दिखने में, लेकिन ये सवाल जब प्रारंभिक परीक्षा आप देने जाओगे ना तब क्या होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन, करीब करीब 5.5 लाइन का ये क्वेश्चन है, पूरी की पूरी प्रस्तावना यहाँ पे लिख दी है। पहली बार तो ये प्रश्न पढ़ने में आपको डर लगेगा कि ये प्रश्न में पता नहीं क्या तो पूछा गया क्या नहीं पूछा गया। तो पहला जो आपका नियम होना चाहिए प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चनों को देखने के बाद, वो ये होना चाहिए कि मुझे कम से कम 2 से 3 बार, कम से कम कितना, 2 से 3 बार हर एक प्रश्न को पढ़ना है। ये अभी से अपना रूल बना लीजिए आप कि मुझे इसी तरीके से पेपर सॉल्व करना है कि मैं हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार तो पूरा का पूरा पढूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि ऊपर की 4 लाइनें जो हैं उसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि पूछा क्या जा रहा है। 5वीं लाइन में भी आधे लाइन पे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यार ये तारीख कौन सी थी। और मैंने आपको दोनों तारीख बताई थी, विक्रम संवत की भी बताई थी और जो इंग्लिश जो कैलेंडर होता है, अंग्रेजी जो कैलेंडर होता है, उसके आधार पर भी तारीख बताई थी। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हमें पता है कि हमारी संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसमें तारीख जो डली हुई है वो कितनी डली हुई है, 26 नवंबर 1949। और मैंने आपको ये भी बताया था जब हमने प्रस्तावना का इंट्रोडक्शन देखा था, उद्देशिका का परिचय जब देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना क्या क्या बताती है। प्रस्तावना ये बताती है शक्ति का स्रोत क्या है, शासन की क्या प्रणाली होगी, किस तरीके का शासन होगा। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि संविधान कब लागू हो रहा है। और हमारी प्रस्तावना में क्या तारीख लिखी हुई है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 तारीख लिखी गई है। तो इस हिसाब से आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, सी इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का सवाल है। और
आज आप देखोगे कि मैंने हर एक उत्तर में एक्सप्लेनेशन में सिर्फ क्या लगाई है, फोटो लगाई है प्रियम्बल की। क्यों लगाई है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बार बार इस चीज को देखें, इस चीज को पढ़ें और इस चीज को कंठस्थ याद कर लें। क्यों? क्योंकि मुख्य परीक्षा के जब प्रश्न हम लोग हल करेंगे तो आप पाओगे कि कई बार पूरा टेक्स्ट हम लोगों से पूछा गया है ना। तो ये प्रियम्बल की सीधी सीधी जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो आपको पता होनी चाहिए। और हमसे तारीख कौन सी पूछी गई थी? ये तारीख पूछी गई थी 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो अभी तक ये नहीं पूछा गया, हो सकता है किसी स्टेट पीसीएस में ये चीज भी आपसे पूछी जाए, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जब 26 जनवरी 1950 के दिन जब पूरी तरीके से संविधान लागू हो गया था, तो जो हमारा इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया और जो भारत जो है, इसकी कौन सी स्थिति आपसे पूछी जा रही है? इससे पूछी जा रही है अपन से संवैधानिक वस्तु स्थिति। तो याद करो, हमने मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न भी देखा था जब मैंने आपसे पूछा था कि गणतंत्र, याद आ रहा है, गणतंत्र और उसके विशेषण, गणतंत्र और उसके विशेषणों के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो यहाँ पे भी आपसे वही चीजें पूछी जा रही है कि कौन कौन से शब्द वहां पे लिखे गए हैं। तो वो जितने भी शब्द लिखे गए हैं हमारे जो शासन के बारे में हमें बता रहे थे, जो हमारा उद्देश्य था, वो जो हमें बता रहे थे, वही चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जा रही हैं। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और चौथा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। याद आ गया प्रश्न? बहुत आसान सी चीज है। अगर आप ये चीज समझ गए कि एक संविधान संशोधन जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी वो था 42वां, याद आ रहा है, 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये याद आ रहा होगा। और इससे हमने कुछ शब्दों को जोड़ा था। मैंने, याद करो, आपको ये भी बताया था कि टोटल कितने शब्द जोड़े गए थे? 4 शब्द जोड़े गए थे, जहां पे और भी था, याद आ रही है वो चीजें। और उसके अलावा हमने समाजवादी वहां पे जोड़ा था और पंथ निरपेक्ष हमने जोड़ा था। लेकिन ये कब जोड़ा है? 1976 में हमने जोड़ा है। कब की स्थिति हमसे पूछी जा रही है? 26 जनवरी 1950 की स्थिति पूछी जा रही है कि ओरिजिनल जो हमारी प्रेमबल थी, ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें कौन कौन सी भारत की संवैधानिक वस्तु स्थिति थी। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, सोवरेन हमेशा से रहा है, साथ ही साथ लोकतंत्रात्मक हमेशा से है, गणराज्य भी है। क्या समाजवादी और पंथ निरपेक्ष नहीं था? पहले भी था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कहा नहीं लिखा गया था, प्रत्यक्ष रूप से इसे उद्देशिका या प्रस्तावना में नहीं लिखा गया था। तो अगर 3 शब्द कब की बात करी जाए, 26 जनवरी 1950 की बात की जाए, तो कौन कौन से शब्द हमको देखने को मिलेंगे? आपको देखने को मिलेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी शब्द तब नहीं था हमारे, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, और क्या था? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके अलावा एक और शब्द की हमने बात करी थी, अखंडता, और इसके साथ इस और के लिए भी मैंने आपको बताया था। तो ये 3 शब्द जो थे कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ये हमारे 1950 को जो संविधान था उसमें ये चीजें नहीं थी। तो क्या था भारत की संवैधानिक वस्तु स्थिति? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आसान सी चीज है। देखो ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मैंने इसीलिए आपको प्रॉमिस किया था कि हमने प्रस्तावना इस हद तक पढ़ी है और इसी हद तक हम लोग पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था और आने वाले सारे सब्जेक्ट करेंगे कि आप किसको जब भी सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू को जब भी सॉल्व करोगे, वहां से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, एक्सेप्शन मैं लेके चल रहा हूं 10 से 15%, जब आयोग बहुत चीजें फैक्चुअल पूछ लेता है, कंसेप्चुअली आपको प्रस्तावना के बारे में हर चीज अब आपको पता है। ठीक है, तीसरा सवाल आपके सामने है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो संविधान निर्माताओं का मत आपसे पूछा गया है कि हमारा संविधान, जो सभा के जितने भी सदस्य थे, वो हमारे संविधान को, हमारे भारत को किस तरीके से बनाना चाहते थे। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर बात की जाए स्रोत की, शक्ति के स्रोत की बात की जाए,
शासन प्रणाली की बात की जाए, शासन प्रणाली की बात की जाए, इसके अलावा हमारे उद्देश्यों की बात की जाए, उद्देश्यों की बात की जाए, तो ये सभी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? ये सभी चीजें हमको हमारी उद्देशिका में देखने को मिल जाती हैं। तो भारत का संविधान कैसा होगा, आने वाला भारत कैसा होगा, इसकी कल्पना 26 नवंबर 1949 से पहले जब लोग बैठे थे और संविधान जब बना रहे थे, तो उन्होंने अपने अपने मत जो रखे थे, हमने पढ़ा था, याद करो कि जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और उसके बाद उससे उद्देशिका का निर्माण हुआ था। तो अगर पूछा जाए भारत के संविधान के निर्माताओं का मत कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सब लिखा हुआ है उद्देशिका में। कहाँ लिखा हो गया है? उद्देशिका या प्रस्तावना में लिखा गया है। और याद करो, मैंने आपको ये भी शब्द बताया था कि हमारे संविधान में कहीं पे भी प्रस्तावना शब्द नहीं लिखा गया है, इसलिए बार बार यहाँ पे क्या आ रहा है? उद्देशिका लिखा आ रहा है। तो तीसरा सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है। चौथा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, तो आपसे पूछा जा रहा है, देखो ध्यान से, कि न्याय कितने प्रकार का है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है, और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे देखो, पहले पूछा गया न्याय कितने प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार का न्याय, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। 1 2 3 4 5 कितनी स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समता, समता की बारे में हमने बात करी थी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। 2 प्रकार की क्या है? समता के बारे में बात की गई है। तो देखते हैं, आपसे पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो न्याय कितने प्रकार का है? भाई न्याय तो हमने देख लिया 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? वापस बोलो, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समानता 2 प्रकार की समानता है। भ्रातृत्व तो एक ही है, ठीक है। तो 3 5 2 1, अगर कोई ऑप्शन है ऐसा तो ए ऑप्शन ही हमको देखने को मिल रहा है, 3 5 2 1। तो इस प्रकार से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आयोग इतनी फैक्चुअल चीजें भी आपसे पूछ लेता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो अभी हम बात कर रहे थे कि 42वां संविधान संशोधन, 42nd संविधान संशोधन जो था, उसके तहत कितने शब्द जोड़े गए थे? याद करो, उसी के तहत पहला शब्द जो जोड़ा गया वो था समाजवादी। समाजवादी के अलावा कौन सा शब्द जोड़ा गया? आप देखोगे जो पंथ निरपेक्ष, साथ ही साथ जो लिखा हुआ नीचे, और अखंडता, ये जो शब्द है ये भी कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो इसमें तो आपसे केवल क्या पूछ रहा है कि किस संशोधन के तहत ये जोड़ा गया, तो डायरेक्टली आंसर किस पे हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन पे हो जाएगा। कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकता है आगे जब आप पढ़ोगे, तो 42वें 44वें जो संविधान संशोधन है इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो ध्यान रखना, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देश्य का है, केवल एक बार उसमें संशोधन हुआ है, और वो कौन से संविधान संशोधन से हुआ है? 42वें संविधान संशोधन से हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ है, ठीक है। छठा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो भारत को कौन सा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की जा रही है यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था कि व्यवहारिक रूप पे आप लोग धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को हमको कैसा मानना है? एक जैसा मानना है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष को कैसा मानना है? एक जैसा मानना है। लेकिन
अगर आपको कहीं पे व्याख्या करनी है, आपको कहीं पे उत्तर लिखना है, तो वहां पे ये दोनों शब्द अलग अलग हो जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे माना गया है कि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, तो हमें पता है बिल्कुल हमारी प्रस्तावना जो है, हमारी जो उद्देश्य का है, वहां पे शब्द लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर वहां पे लिखा गया है। अब इसका जब आप इंग्लिश में अनुवाद करोगे ना, इंग्लिश में जब प्रश्न लिखा होगा तो वहां पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा सेक्युलर। क्या लिखा होगा, सेक्युलर। तो वहां पे धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां पे केवल क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है सेक्युलरिज्म। तो इसमें इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इन विच पार्ट, नहीं लिखा होगा, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्ड सेक्युलरिज्म इज रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना में, 9वीं अनुसूची में, या नीति निदेशक तत्वों में। तो हमें पता है कहां लिखा हुआ, सीधा सीधा प्रस्तावना में लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, चला जाए आगे। 7वां नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, क्या क्या स्टेटमेंट है, पढ़ लेते हैं एक बार। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव लिख दिया गया है, इसको उद्देश्य प्रस्ताव भी लिखा जा सकता था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी लिखा जा सकता था। तो इंग्लिश का शब्द यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य का बना। तो हमने ये बात कहा भी था और ये भी बताया था मैंने कि क्यों हमारे संविधान में ये जो प्रस्तावना है ये शब्द नहीं लिया गया है। कौन सा शब्द लिया गया है, उद्देश्य का लिया गया है। कौन सा शब्द, उद्देश्य का लिया गया है। और उसका कारण क्या था कि नेहरू जी ने 13 दिसंबर को क्या लेके आए थे, वो उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, एकदम सही स्टेटमेंट हो गया। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, हमने बात करी थी, याद करो। क्या ये जस्टिसेबल है, क्या इसको लेके आप कोर्ट में जा सकते हो, नहीं जा सकते। कोर्ट क्या एक्सेप्ट करेगा, इस पे केस कर सकता है, नहीं हो सकता इसके बेसिस पे केस। क्या ये प्रवर्तनीय है, एनफोर्सेबल है, तो आप कहोगे साहब ये भी नहीं है। तो जस्टिसेबल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, जस्टिसेबल नहीं है। इसका संशोधन नहीं हो सकता, तो हमने देखा यार कि अभी अभी बात हमने करी थी कि 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ है, प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, जहां 4 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से, समाजवादी जोड़ा गया है, साथ ही साथ पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, और अखंडता शब्द जोड़ा गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल संशोधन हो सकता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। जब ये एनफोर्सेबल ही नहीं, जस्टिसेबल ही नहीं, तो कुछ भी रद्द करने की बात भी नहीं हो सकती। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, और फोर्थ स्टेटमेंट इसका सही है। थर्ड स्टेटमेंट इसका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या संशोधन इसमें हुआ है, ये हमारे सामने है आंखों के। ठीक है, तो ये 7वें नंबर का क्वेश्चन था आपका, आसान सा सवाल। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो हमसे लक्ष्य के बारे में पूछा गया और मैंने आपको बताया था हमारे उद्देश्य, लक्ष्य कहाँ विद्यमान है, हमारी प्रस्तावना में लिखे गए हैं। तो क्या लिखा हुआ देखो, सुनिश्चित करना है क्या क्या, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय है या नहीं है बताओ, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा। ये पूरे के पूरे आप देखो लिखा हुआ है हमारे प्रस्तावना में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बिल्कुल है। स्वतंत्रता किसकी, उपासना की, धर्म की, विश्वास की, अभिव्यक्ति की और विचार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। ये सारे ही शब्द हमारे कहाँ लिखे हुए हैं, उद्देशिका प्रस्तावना में लिखे गए हैं। और आपसे पूछा गया है अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो क्या ये चारों ही जो लक्ष्य हैं हमारे संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव में लिखे गए, बिल्कुल चारों ही लिखे गए हैं, चारों ही लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 9th क्वेश्चन जो है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो याद करो हमने पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करी थी, लोक प्रभुता की हमने बात करी थी, और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो संविधान है वो किस शब्द से शुरू होता है, वो शुरू ही किससे होता है, हम भारत के लोग, ये शुरू के शब्द देखो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग क्या करते हैं, दृढ़ संकल्प होकर
अपनी इस विधानसभा सभा को। तो क्या चीजें बताने की कोशिश की जा रही है? ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत में क्या है, लौकिक सार्वभौमिकता है। अब इसी तरीके से मेंस का सवाल भी यहाँ पे बन सकता है कि कहाँ पे संविधान के किस पोर्शन में आपको ये लौकिक सार्वभौमिकता देखने को मिलती है, तो वहां पे भी आपको प्रस्तावना के बारे में बताना होगा। तो प्रजातांत्रिक भारत के शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, और हम भारत के लोग इन शब्दों से, तो बिल्कुल इससे आपको साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, लौकिक सार्वभौमिकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? अब देखो, बहुत बार प्रीलिम्स में अक्सर जब सिली मिस्टेक होती है तो इस ऐसे सवालों में होती है। बहुत आसान सा सवाल है, इसको जब करेंगे तो आप कहोगे कैसा एकदम टुच्चू सा सवाल यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन बहुत लोग गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है ना, उसमें शब्द नहीं, ये दिखेगा ही नहीं। उसमें क्या दिखेगा? उसमें लिखेगा ऐसा, एग्जामिनेशन में आपको क्या दिखेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन है। और जैसे ही आप पढ़ोगे विचार की स्वतंत्रता, आपका आंसर क्या कर दोगे? आप ए आंसर कर दोगे। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। क्या लिखा गया है? कौन सी स्वतंत्रता नहीं लिखी हुई है? तो विचार की स्वतंत्रता ये तो लिखी गई है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता जैसा कोई भी शब्द आपको देखने को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। आर्थिक न्याय आपको देखने को मिलेगा, आर्थिक स्वतंत्रता जैसा कोई भी शब्द आपको देखने को नहीं मिलता। देखो, स्वतंत्रता विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। क्या यहाँ पे आर्थिक है? आर्थिक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे क्या है? कौन सा न्याय है? आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की यहाँ पे हमारी बात हुई थी किसमें? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मैंने कहा था, ये याद रखना है कि के.एम. मुंशी साहब ने क्या कहा है, जस्टिस गजेंद्र गढ़कर ने क्या कहा है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो अगर पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार, बाबा साहब के अकॉर्डिंग कौन सा भाग भारत की संविधान की आत्मा है, तो वहां तो हो जाएगा आर्टिकल 32। और कॉमनली ये सवाल पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है? प्रस्तावना या उद्देशिका, प्रस्तावना या उद्देशिका कहलाता है। ठीक है। देखो, दोनों ऑप्शन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और उद्देशिका। मैंने बताया था जब भी कंफ्यूजन होगा, अगर यहाँ पे मेंशन किया जाता, नाम मेंशन किया जाता बी आर अम्बेडकर, ठीक है, तब आपका आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता। लेकिन अभी आंसर क्या है आपका? उद्देशिका होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था? क्या कहा था? जन्म कुंडली। तो किसने कहा था? कन्हैयालाल मुंशी ने कहा था। याद आ रहा है? तो सीधे सीधे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे गए, इस तरीके सवाल पूछे जाते हैं, और इसीलिए मैंने नोट्स में क्लियरली आपको लिखवाया था। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे भी शब्द क्या लिखा हुआ है? नहीं है, नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा पूछा जाता आपसे कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है, तो आंसर बदल जाता, लेकिन पूछा गया है नहीं है। तो कौन सा केस था सबसे पहले? बेरूबारी केस। कौन सा था? बेरूबारी केस में ये चीजें हुई थी। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। क्या रखती है कोई विधिक प्रभाव? इन्फोर्सेबल या जस्टिसेबल है? संविधान का भाग नहीं है। क्या संविधान का भाग नहीं है? तो अगर भाग नहीं होता तो क्या संशोधन कर सकते? तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। ठीक है, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। क्या फंडामेंटल राइट, जो इसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों की जो हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या अगर प्रस्तावना फॉलो नहीं हो रही है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? तो आप कहोगे साहब नहीं जा सकते। तो संविधान का एक भाग 3 क्या रख रहा है? विधिक प्रभाव रख रहा है, लेकिन वैसा प्रस्तावना नहीं रख रही है। और चौथा, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब 2 स्टेटमेंट सही से लग रहे हैं। देखो, ए भी सही लग रहा है, डी सही लग रहा है, लेकिन जब आप
प्रीलिम्स में पेपर का इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो साफ साफ ये लिखा होता है कि आपको सबसे सही आंसर क्या करना है, टिक करना है। बिल्कुल ये बात सही है कि संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, लेकिन ये विधिक प्रभाव कैसे रख लेती है, जब किसी और भाग के साथ क्या हो जाती है, मिल जाती है। अगर फंडामेंटल राइट के साथ मिल जाएगी तो इसमें भी क्या आ जाएगा, विधिक प्रभाव आ जाएगा। वहां पे बात हम लोग करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल नंबर 14, वहां पे समानता की बात हो रही है ना, स्वतंत्रता की बात हम लोग आगे देखेंगे। तो उसके साथ क्लब होके क्या हो जाता है, इंपैक्ट आ जाता है। तो एकदम सही, इन दोनों में भी सही कौन सा हो जाएगा, इन दोनों में सही आपका आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाएंगे पेपर में। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है। तो बार बार देखो, ये आर्थिक न्याय कितनी बार आपसे आयोग ने पूछा है। तो आर्थिक न्याय कहाँ देखने को मिलेगा, प्रस्तावना उद्देशिका में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले 3 प्रकार के न्याय हैं, कितनी बार ये सवाल आपसे पूछा गया, देखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये थे यार आज के प्रश्न। मैंने 15 क्वेश्चन देखे और मुझे लगा कि ये आपसे पूछ लेने चाहिए ताकि आपका और मेरा दोनों का टेस्ट हो जाए। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कितने सही सवाल इसमें से किए, कितने सवाल आपके गलत हुए, और उन गलत सवालों को वापस से देखिएगा, क्या कोई सिली मिस्टेक से गलत हुआ है या कोई ऐसी कारण था जो मुझे नहीं आता था इस वजह से गलत हुआ है। तो हम लोग हर बार ऐसा करेंगे कि एक टॉपिक खत्म होगा और टॉपिक के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके पीवाईक्यू कर लेंगे। ये चीज़ मैंने आपसे प्रॉमिस की थी और देखो मैं इसको फुलफिल कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना प्रॉमिस यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहे हो, ना आप शेयर कर रहे हो, ना लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो लोगों से। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपने प्रोमिस देखो फुलफिल कर रहा हूँ और टाइम से। मुझसे मेरे को याद है कान्हा व्लॉग्स एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा था कि सर क्लासेस रेगुलर ही होंगी ना, ऐसा तो नहीं होगा, दिक्कत हो जाए, कितना टाइम लगेगा। तो देखो कान्हा जी, जो जो मैंने आपसे कहा था मैं सारी चीज़ें वैसे वैसे करते जा रहा हूँ। संडे को क्लास कई बार हो सकता है ना हो यार, क्योंकि कुछ पर्सनल काम हो जाते हैं, घर बार है जो देखना है, लेकिन बाकी वीक डेज में हमारी लगातार क्लासेस हो रही हैं। तो कोर्स की, सिलेबस की जितनी आपको चिंता है उससे कहीं ज़्यादा मुझे चिंता है, तो कोर्स की चिंता आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, आंसर्स मुझे लिख के भेजने हैं, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और लोगों से सब्सक्राइब करवाना है। यार एक बात बताओ, 1 लाख रुपए देके या 1.5 लाख रुपए देके आप ये कोर्सेज आप पढ़ते हो, और वहाँ पे भी आप ईमानदारी से मुझे बताना कि जिन जिन लोगों ने कहीं पे भी प्रीएम्बल की क्लास अटेंड की है, क्या इतने डेप्थ में जाके वहाँ पे चीज़ें बताई हैं, क्या आर्टिकल 12 और 13 पे किसी भी क्लास में 1.5 से 2 घंटा स्पेंड किया गया है। वहाँ पे हम लोग आते हैं 5-10 मिनट में, वो आर्टिकल 12 क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13 क्या है, डेफिनेशन ऑफ लॉ, और चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लेकिन हमने कितने सिद्धांतों को वहाँ पे देखा है। आपने शायद कभी नहीं सुना होगा कि जो एक्लिप्स का जो सिद्धांत है वो क्या था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये मैं कोई आप पे एहसान नहीं जता रहा हूँ, ये बिल्कुल मेरा फर्ज है और मैं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट मुझे आपसे भी चाहिए। तो मैं आप लोग कर भी रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं यही चाहूँगा कि आप लोग और अच्छा रिस्पॉन्स दें, और बाकी जितने भी लोग आपके साथ के लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबके साथ आप क्या करें, शेयर करें, और सबसे क्या करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल राइट्स के साथ। तब तक आपको ध्यान रखना है अपना और चीज़ों को रिवाइज करते रहना है, साथ ही साथ क्वेश्चन जरूर लिख के भेजना है, ठीक है। क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन लिख के भेज दो, आंसर जरूर लिख के भेजना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।